इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, देखिए मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ। हमें सिक्योरिटी की ओर से कंप्लेंट मिली है कि आप पर अटैक हुआ है। आपके अटैकर को पकड़ने के लिए कुछ छानबीन करनी होगी हमें। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, काफी इंप्रेसिव हो गई दिल्ली पुलिस। अटैकर के जाते ही स्पॉट पर पहुंच गए आप। काफी तेज हो आप। इंस्पेक्टर अब्बास की एक बात अनिका को हैरान कर रही थी कि आखिर इतनी जल्दी इंस्पेक्टर अब्बास स्पॉट पर कैसे पहुंच गए थे। ऐसा होने की सिर्फ दो वजह हो सकती थी। एक, इंस्पेक्टर अब्बास अनिका का पीछा कर रहे थे और दूसरा, इंस्पेक्टर अब्बास उस अटैकर का पीछा कर रहे थे। अनिका ने सोचा कि पहला ऑप्शन ही शायद सही था। स्वाति के बारे में इंटरेक्शन करने के बाद शायद इंस्पेक्टर अब्बास लगातार अनिका का पीछा कर रहे थे। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ये पेट्रोलिंग जैसे छोटे मोटे काम आप जैसे बड़े ऑफिसर को सूट नहीं करते। देखकर हैरानी होती है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी कड़क और गहरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, हैरानी तो मुझे तब भी होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि एक लड़की जिसे अपनी पूरी जिंदगी उसके सौतेले माँ बाप ने एक कमरे के अंदर कैद करके रखा, वो अचानक इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास की जवाब की दाद देते हुए अनिका ने कहा, मुझे नहीं लगता डॉक्टर होना एक कानूनन अपराध है। क्यों इंस्पेक्टर अब्बास? कॉलेज के कैंपस में अपनी नजरें घुमाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इतने सालों में आपने काफी जानें बचाई हैं, ये तो बड़े गर्व की बात है। इस टॉपिक से बचने के लिए बात घुमाते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अभी अभी मुझ पर जिस आदमी ने अटैक किया है मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की कार की ओर आगे बढ़ते हुए अनिका से कहने लगे, देखिए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक आपको बहुत संभल कर रहना होगा। हमला दोबारा हो सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए कुछ दिन। इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे चल रही अनिका ने कहा, किसी के डर से हम अपना काम रोक दें, ये तो उस आदमी की जीत होगी जो हमें हराना चाहता है। आने वाले कुछ दिनों में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी स्केड्यूल है जिसे मैं किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकती। अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास चलते चलते रुक गए। अनिका की आंखों में आंखें डालते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। आप बेफिक्र होकर अपना ऑपरेशन प्लान कीजिए। अनिका ने अपने पर्स से कार की चाबी निकाली और अपनी कार को अनलॉक करने के लिए बटन दबा दिया। कार में बैठने से पहले अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या आप मेरी गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हैं? अगर अटैकर ने कार के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की हो तो? कुछ देर खामोश कार को देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अटैकर आपकी जान लेना चाहता था। क्या आप बता सकती हैं क्यों उस अटैकर ने आप पर हमला किया था? कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने हवा में अपनी कंधे उछालते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। ये कहने के बाद अनिका अपनी कार में बैठकर यूनिवर्सिटी से निकल गई। दिल्ली हाईवे से जब अनिका मल्होत्रा हाउस की ओर ड्राइव कर रही थी तब रेयर व्यू मिरर से उसने नोटिस किया कि कुछ कार और बाइक पर कुछ लोग अनिका का पीछा कर रहे थे। वहां आकाश गुलेरिया के एजेंट मयूर गुलेरिया को आज अनिका का डीएनए सैंपल हासिल करने का मौका मिला था। जब अनिका अपने घर से बाहर निकली थी, मयूर किसी भी तरह आज अनिका के पास उसका डीएनए सैंपल हासिल करना चाहता था। मयूर, जो गुलेरिया परिवार का हिस्सा भी था और वफादार भी था, उसे किसी भी कीमत पर आकाश गुलेरिया का सौंपा हुआ काम आज पूरा करना था। सुबह जब अनिका अपने घर से निकली थी, ठीक उसी वक्त से मयूर अनिका का पीछा कर रहा था। जब मयूर ने देखा कि अनिका कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी, तब मयूर ने एक प्लान बनाया। मयूर ने ऐसे कपड़े पहने जिससे मयूर और यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स के बीच फर्क पता ना चले। मयूर किसी तरह अनिका से टकराकर उसके पास डीएनए सैंपल हासिल करना चाहता था, मगर मयूर ऐसा कर पाता ठीक उससे पहले अनिका पर उस अनजान आदमी ने अटैक किया। उसके बाद से लेकर अब तक मयूर उस अनजान अटैकर का पीछा करने लगा था। अटैकर काफी प्रोफेशनल था। भीड़ के बीच में से छुप छुपा कर कॉलेज कैंपस की दीवार कूदकर वो दिल्ली के क्राउडेड रास्तों में लोगों की भीड़ के बीच खो गया। मगर मयूर भी इन कामों में काफी शातिर और चालाक था।
मयूर ने किसी तरह उस अटैकर पर से अपनी नजर हटने नहीं दी। काफी देर उस अटैकर का पीछा करने के बाद मयूर ठीक उस अटैकर के पीछे चलने लगा था। मयूर किसी भी तरह उस अटैकर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिससे उसे पता चले कि आखिर अनिका पर कौन हमला करवाना चाहता था। ये इन्फॉर्मेशन आकाश गुलेरिया के लिए उतनी ही जरूरी होती जितना डीएनए सैंपल हासिल करना। कुछ देर बाद चलते चलते वो अटैकर एक सुनसान गैरेज में आ पहुंचा। जब अटैकर को ये यकीन हो गया कि अब उसके पीछे ना तो पुलिस थी और ना ही अनिका और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स, तब उसने चैन की सांस ली। अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखे अनिका के बालों को हाफते हुए एक बार देखा और अपनी दूसरी जेब से प्लास्टिक बैग निकालकर उस प्लास्टिक बैग में अनिका के बालों को हिफाजत से रख दिया। जैसे ही अटैकर ने प्लास्टिक बैग का जिप लॉक बंद किया, मयूर ने अटैकर को गर्दन से दबोचकर जमीन पर पटक दिया। अटैकर के हाथ से वो प्लास्टिक बैग छीनते हुए मयूर ने वो प्लास्टिक बैग अपनी जेब में रख लिया। अब मयूर के पास अनिका का डीएनए सैंपल आ चुका था। आकाश गुलेरिया का दिया हुआ मिशन मयूर ने पूरा कर लिया था, मगर मयूर को इस अटैकर से अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था। मयूर जानता था कि अगर करण गुलेरिया ने आकाश को अनिका के डीएनए सैंपल्स लाने कहा था तो इसका एक ही मतलब हो सकता था कि करण गुलेरिया को शक था कि अनिका उसकी बायोलॉजिकल औलाद थी, और अगर ये बात सही थी तो कहीं ना कहीं अनिका मयूर गुलेरिया की कजन बहन होती। जैसे मयूर ने उस अटैकर की गर्दन पर जोर डालते हुए उससे सच उगलवाने की कोशिश की, उस आदमी ने मयूर की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मयूर ने भाग रहे अटैकर का पांव जोर से पकड़ लिया। तभी पास पड़ी एक रॉड से अटैकर ने मयूर के हाथ पर जोर से वार किया। दर्द से मयूर के मुंह से चीख निकल गई, और जब दोबारा मयूर ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अटैकर वहां से गायब हो चुका था। वो अटैकर दिखने में भले ही किसी यंग स्टूडेंट जैसा लग रहा था, मगर एक बात देखकर मयूर भी हैरान हो गया था कि उस लड़के में गजब की स्पीड थी। ऐसा पहली बार हुआ था दिल्ली में कि कोई आदमी मयूर की गिरफ्त में आकर इस तरह भाग निकला हो। मयूर ने अपनी जेब से फोन निकालकर आकाश को फोन लगाया। मुझे डीएनए सैंपल मिल गए हैं। मयूर ने आकाश को जो कुछ भी हुआ था वो इन्फॉर्म कर दिया। अनिका पर अटैक हुआ है, ये सुनकर आकाश भी कुछ परेशान हो गया। आकाश ने मयूर को फोन पर इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, अनिका की हिफाजत करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारी बहन हो। भले ही मयूर आकाश गुलेरिया का सेकंड कजिन था, मगर बचपन से लेकर आज तक वो गुलेरिया खानदान का हिस्सा रहा था। मयूर आकाश को अपने सगे भाई से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। मयूर ने फोन पर आकाश को विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश ने मयूर को फोन पर पूछा, तुम्हें यकीन है ना ये डीएनए सैंपल अनिका का ही है? कहीं रास्ते में सैंपल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? आकाश की बात का जवाब देते हुए मयूर ने कहा, हो ही नहीं सकता। सारा वक्त मेरी नजरें उस अटैकर पर गड़ी हुई थीं। ये हो ही नहीं सकता कि डीएनए सैंपल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो। जो डीएनए सैंपल इस वक्त मेरे पास है वो अनिका का ही है। मल्होत्रा हाउस के पास पहुंच रही अनिका ने फिर से रेयर व्यू के पीछे चल रही गाड़ियों को देखा। गाड़ियों को इस तरह पीछा करते हुए देख अनिका को कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सिचुएशन थोड़ी फिल्मी लग रही थी। अचानक ही अनिका को लगने लगा था कि जैसे वो किसी बॉलीवुड मूवी की हीरोइन का रोल कर रही हो और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मुस्कुराती हुई अनिका ने कार मल्होत्रा हाउस की पार्किंग एरिया में पार्क की और घर के अंदर चली गई। अनिका को नहीं जानना था कि कौन उसका पीछा कर रहा था, और ना ही अनिका को पीछा करने वालों से कोई डर लग रहा था। अनिका अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप पर रिया का दिया हुआ काम पूरा करने की कोशिश करने लगी। करण गुलेरिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट नानू के नाम से ही रजिस्टर किया था। इस अकाउंट पर ना ही कोई और दोस्त था और ना ही किसी और की चैटिंग, ना ही कोई तस्वीर थी और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पर कुछ देर सर्च करने के बाद भी जब अनिका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब अनिका ने रिया को मैसेज करते हुए लिखा, मैं उनके अकाउंट से सिर्फ इतना ही जान पाई हूँ कि वो यहीं दिल्ली में रहते हैं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिया ने अनिका के मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, तुमने ठीक से ट्राई नहीं किया होगा। अगर तुम चाहो तो ये काम तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। I know my mom is the most brilliant lady on this planet.
अपनी नन्ही सी बेटी के लिए इतना भी नहीं करोगी मामा? अनिका जानती थी कि तारीफें करके अपना काम निकलवाना रिया को बहुत अच्छी तरह आता था। रिया की बातों का रिप्लाई करते हुए अनिका ने लिखा, ठीक है मेरी नन्ही गुड़िया, अब मम्मा बहुत थक गई हैं, आज मुझे सो जाने दो। कल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड आउट हु इज योर फैन नानू। उस बच्चे का ऑपरेशन अगले दिन था, इसलिए अनिका चाहती थी कि रात को अनिका को अच्छी नींद मिले ताकि सर्जरी के वक्त अनिका अलर्ट माइंड से ऑपरेशन कर सके। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में पहुंची। कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू होने वाला था। अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क करके अनिका हॉस्पिटल बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी लोग आज अपने फेवरेट और मोस्ट रेप्यूटेड सर्जन डॉक्टर अमृता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता था। एक के बाद एक 4-4 के ग्रुप में सारे अटेंडिंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ डिसइंफेक्शन रूम में जाकर अपने आप को डिसइंफेक्ट करने लगे। इस भीड़ में सबसे पीछे अपनी नजरें एंट्रेंस पर जमाए हुए प्रीति डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रही थी। जब ज्योति बुआ का ऑपरेशन हुआ था तब प्रीति को ये लगा था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, मगर उस वक्त अनिका ने ये कहकर टाल दिया था कि डॉक्टर अमृता काफी बिजी होने की वजह से जल्दी चली गई थी। मगर प्रीति को आज तक अपनी बहन की उस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। कहीं ना कहीं प्रीति के मन में ये सवाल आज भी चल रहा था कि कहीं उसकी बहन अनिका ही डॉक्टर अमृता तो नहीं। तभी आसपास खड़े स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं डॉक्टर अमृता के साथ सर्जरी करने वाला हूँ। वी आर मोस्ट लकी ऑफ ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट्स।